नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो दोस्तों, हमारी बात चल रही थी नागरिकता के बारे में और नागरिकता में हमने पढ़ लिया था कि एक्चुअल में नागरिकता का अर्थ क्या है। और भारतीय संविधान के जो भाग 2 है, भाग 2 के आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समान अधिकार के बारे में कि समान अधिकार क्या है, समान अधिकार किस प्रकार से जो भारतीय नागरिक है उनको दिए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समान अधिकार। तो इस भाग में हम जो नागरिकता का एक अन्य पहलू है, देखो नागरिकता का अन्य पहलू कैसे है, क्योंकि ये जो अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। जैसे भारतीय नागरिक है उनको जो भारतीय संविधान ने अधिकार दे रखे हैं, जैसे 6 मूल अधिकार है, वो सिर्फ नागरिक होने के नाते ही प्राप्त है। तो ये इसका एक अन्य पहलू भी है। क्या पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ ये है कि राज्य सत्ता द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे वे अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ बुनियादी अधिकारों और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फैक्ट है कि राज सत्ता जो शासन जो सरकार चला रहे हैं उनको ये ऐसे नियम बनाने चाहिए, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना रखते हुए जो बुनियादी अधिकार है और न्यूनतम जीवन स्तर। भाई न्यूनतम जीवन स्तर का मतलब ये है कि रोटी कपड़ा और मकान ये कम से कम व्यक्ति को क्या है कम मिलने चाहिए। तो इस मुद्दे पर हम विचार रखने के लिए हम खास वर्ग के लोगों के ऊपर नज़र डालेंगे। देखो, एक होता है आम वर्ग, एक होता है खास वर्ग, यानी शहरी गरीबों पर। तो अब देखो शहरी गरीब, देखो गरीब भी है लेकिन कौन से हैं, शहरी हैं। और शहरी गरीबी से संबंधित समस्या उन अत्यावश्यक समस्याओं में से एक है जो सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है। अभी जैसे हाल फिलहाल में कोरोना महामारी चली थी तो लोगों का पलायन हो रहा था घरों पे, तो बोला गरीब जो दिल्ली से है गरीबों का पलायन, मज़दूरों का पलायन, महाराष्ट्र है वहाँ से मज़दूरों का पलायन। तो वहाँ देखो एक मीम्स खूब चले थे कि लोग बाग पहले कहते थे हमें तो आज पता चला है कि दिल्ली में भी गरीब रहते हैं, महाराष्ट्र में भी गरीब रहते हैं। हम तो पहले यही सोचते थे, गांव वाला किसी को ही पूछ लो, बोला क्या करता है भाई, बोला मैं तो दिल्ली में सुपरवाइज़र हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो शहरी गरीब है वो समस्या सबसे बड़ी हाल फिलहाल में हो रही है। तो भारत के हर शहर में बहुत बड़ी जो आबादी है वो झोपड़पट्टियाँ और जो अवैध कब्जे की ज़मीन है उसके ऊपर बसे लोगों की है। यद्यपि ये लोग अपरिहार्य और उपयोगी काम अक्सर कम मजदूरी पर करते हैं, फिर भी शहर की बाकी आबादी जो है उन्हें अवांछनीय मेहमान की तरह देखती है। भाई जो मज़दूर है, अगर ये झोपड़पट्टी वाले मज़दूर नहीं रहेंगे तो आपको जो मिनिमम एक नौकर है जो मज़दूर वर्ग है वो मिलेगा 20,000 रुपये में। लेकिन बहुत ज़्यादा आबादी इनकी होने की वजह से, ये झोपड़पट्टियों की आबादी यहाँ लिखी है ना, बहुत बड़ी आबादी है, जिसकी वजह से क्या है ये कम मजदूरी पर काम करने के लिए क्या है मजबूर है। क्योंकि ये हमने पहले बात एक करी थी, मार्क्सवाद में भी बात करी थी कि व्यक्ति क्या होता है जब ज़्यादा इस प्रकार से व्यक्ति हो जाते हैं मजदूरी करने वाले, मान लो किसी चौराहे के ऊपर 4 व्यक्ति खड़े हैं तो वहाँ मान लो हमेशा ये 4 व्यक्ति आते हैं, किसी दिन मान लो एक व्यक्ति नहीं आया, कोई बीमार पड़ गया, तो ये बाकी वाले ये सोचते हैं कि बोला ठीक है आज हमारे काम मिलने की संभावना क्या है ज़्यादा हो गई है। तो इसी का एक दूसरा जो प्रभाव वो ये है कि कम मजदूरी पर इनको काम करने के लिए क्या है मजबूर होना पड़ता है। कारण ये है कि आबादी बहुत ज़्यादा है मज़दूरों की और जितनी में भी मिल जाए उतनी ठीक है, ये सोचते हैं। तो ये जो शहरी लोग हैं वो क्या कहते हैं, यार ये अवांछनीय मेहमान है, हमारा जो शहर का जो एक तरह से जो अधिकार है, जिन संसाधनों के ऊपर हमारा अधिकार है उनको कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो अवांछनीय मेहमान। अवांछनीय का मतलब है जिनको लोग बाग चाहते नहीं, वैसे घर बुलाए मेहमान आ जाता है ना, बिना बुलाए मेहमान घर आ जाता है, वो उस प्रकार का मेहमान है। तो उन पर संसाधनों पर बोझ बनने या अपराध और बीमारी फैलाने का आरोप मढ़ा जाता है। कोई भी शहर में कहीं चोरी हो गई तो चोरी होते ही सबसे पहले जो कच्ची बस्ती वाले लोग हैं उनको सबसे पहले क्या है रेकी करते हैं पुलिस वाले। तो ये क्या है अमूमन नॉर्मल चीज़ें हैं। तो गंदी बस्तियों की स्थिति अक्सर क्या है विभत्स होती है। सब ने ज़्यादातर ने ये देख रखी होगी क्योंकि अमूमन शहर में काम पड़ता है तो ऐसी बस्तियां हमें कहीं ना कहीं मिली जाती है। छोटे छोटे कमरों में जो कच्चे छप्पर टाइप हैं उनमें कई कई लोग ठुसे रहते हैं, कोई शौचालय नहीं, सब बाहर ये जो
ना जलापूर्ति है, ना कोई सफाई है। दूर दूर से क्या है पानी की आपूर्ति वो लेते हैं बेचारे मटके भर भरा के, क्योंकि कहाँ नालियाँ इनके पास, कहाँ इनके पास साफ़ सफाई है, कहाँ इनके पास नालियों के कनेक्शन है, जो पानी के कनेक्शन है, कोई इनके पास कोई सुविधा नहीं है। और गंदी बस्तियों में जीवन और संपत्ति असुरक्षित होते हैं। भाई अपन तो घर के ताला लगा के चले जाते हैं, लेकिन ये कहाँ ताला लगाए, अब उस झोपड़े के क्या ताला लगाएं। तो जो भी संपत्ति है सुरक्षित, एक तो चोरी की से भी सुरक्षित नहीं है, चोर ले जाते। दूसरी चीज़ मान लो कभी आग लग जाती और लग जाती तो कच्चा छप्पर रहता, तो उससे भी क्या है इनकी जो संपत्तियां वो असुरक्षित है। जो भी मान लो इन्होंने दिन में 300-400 रुपये कमाए, उसमें से कुछ बचत करी, वो भी क्या है असुरक्षित है। झोपड़पट्टियों के निवासी अपने श्रम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। देखो मुद्रा का जो फ्लो है वो चलता रहता है इनकी वजह से। और अन्य पेशों के बीच जो ये फेरी वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, सफाई कर्मी हैं, घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले मिस्त्री होते हैं। और इसके साथ ही जो झोपड़पट्टियों में जैसे झाड़ू वगैरह है, बेंत बुनाई है, कपड़ा रंगाई छपाई सिलाई जैसे छोटे मोटे कारोबार भी क्या है वो चलते रहते हैं। जैसे बड़ी दुकान वाले हैं तो बड़ी दुकान वालों के पास इतना सिलाई का काम आता है, वो सब खुद थोड़ी करते हैं, वो क्या करते हैं अंडर उन्होंने देख रखे हैं कि कहाँ कहाँ अपने को क्या है, जिनमें ये भी जो छोटे मोटे जो झोपड़पट्टी वाले हैं वो भी इस प्रकार के सिलाई के काम करते हैं, जो ठेके के ऊपर काम ले लेते हैं और उसके बाद क्या है वापस उसको सेट को वापस कर देते हैं। तो इनके झोपड़पट्टियों के निवासियों की सफाई या जलापूर्ति जैसी सुविधाएं मुहैया कराने पर संभवतः कोई भी शहर अपेक्षाकृत कम खर्च करता है। जलापूर्ति क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वहाँ के सार्वजनिक के ये टंकी बना देते हैं। इससे ज़्यादा मैंने तो कहीं आज तक देखा नहीं कोई सरकार इनके लिए ज़्यादा करती है। क्योंकि कारण ये है कि वोट बैंक नहीं है ये, क्योंकि वोट बैंक इसलिए नहीं है, कोई पर्टिकुलर इनके पास रेजिडेंस नहीं है, पर्टिकुलर इनका निवास स्थान नहीं है, जिनकी वजह से वोटर लिस्ट में भी इनका क्या नाम नहीं है। और आज तो भारत की राजनीति ऐसी है कि बिना अगर वोट वाला जो इलाका है उसके ऊपर कोई भी राजनेता ध्यान नहीं देता है। शहरी गरीबों की हालत के प्रति सरकार, जो स्वयंसेवी संगठन है और अन्य एजेंसियां सहित झोपड़पट्टियों के जो निवासी है उनमें भी जागरूकता बढ़ रही है। और मिसाल के तौर पर जनवरी 2004 में फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी। तो इस देखो नीति में क्या कहा गया था, जैसे बड़े शहर में लाखों फुटपाथी दुकानदार हैं, आप दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, या अपनी सिटी में ही देख लो, खुद की जो भी सिटी है वहीं देख लो, वहाँ क्या होते हैं, जैसे मान लो ठेले वाले हैं जो फल फ्रूट वगैरह बेचते हैं, कुछ सब्जी वगैरह बेचते हैं, उनको बार बार क्या नगर परिषद की टीम आ जाती है, पुलिस वाले आ जाते हैं ये बीच में, तो फिर बेचारे से 100 50 रुपये, मतलब हर जगह में, हर के लिए नहीं आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जगह क्या है ऐसा ही होता है। कौन, पुलिस वाले और जो नगर प्रशासक है, जैसे नगर परिषद का दस्ता ही आ गया, बोला यहाँ रेडियाँ नहीं लगानी है, उनको हटा देते हैं 2 दिन के लिए, फिर वो बेचारे कुछ पैसे वैसे इकट्ठे करके फिर वहाँ देते हैं, फिर उनकी क्या है वापस वहाँ चालू हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये ऐसी नीति बनाई इन्होंने फुटपाथी दुकानदारों के लिए कि विक्रेताओं को क्या है फिर मान्यता दी जाए और एक नियमन प्रदान, मतलब एक नियत उनकी जगह निर्धारित कर दी जाए कि भाई हाँ ये जगह क्या है आपके लिए है, इसके ऊपर आपको कोई भी क्या है परेशान नहीं करेगा, ताकि उन्हें सरकारी नियमों के अनुपालन के दायरे में उत्पीड़न से मुक्त कारोबार चलाने की शक्ति हासिल हो। कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो आपका क्या उत्पीड़न ना कर सके इसके नाम पर कि भाई ये जगह है वो व्यापार करने के लिए नहीं है। अमूमन शहरों में यही होता है, बेचारों को क्या है लूटते रहते हैं। झोपड़पट्टियाँ भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और संगठित हो रही है। उन्होंने कभी कभी अदालतों में भी दस्तक दी है। उनके लिए वोट देने जैसे बुनियादी जो राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि मतदाता सूची में दर्ज होने के लिए स्थायी पते की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी जो एक ये कहें कि कमी यहीं रह रही है, क्योंकि इनके पास वोट बैंक, वोट दे नहीं सकते तो जो राजनेता है, भारतीय राजनेता है, वो इनकी तरफ क्या है ध्यान ही नहीं देते हैं। मतलब राजनेता तो ये है कि किसी दूसरे गाँव का भी जो निर्वाचन क्षेत्र उनमें नहीं आता है वो भी चला जाए ना, तो वो ये कहते हैं कि यार ये तो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है, इसका तो काम वहाँ वाला विधायक ही करवाएगा। तो अनाधिकृत बस्तियों और पटरियों पर रहने वालों के लिए ऐसे पता पेश करना कठिन है। ये दिल्ली में आप जो आनंद विहार वगैरह उधर से आओगे कभी तो देखना उधर यही हालत है, पटरियों के पास एकदम सटे कमरे हैं, बिल्कुल सब जगह ये बड़े बड़े शहर है वहाँ यही बुरी हालत है। ये झोपड़पट्टियों की एक कमरे में ठूसे रहते हैं 20-20।
तो हमारे समाज में हाशिए पर ठेले जा रहे अन्य इंसानी समूह में एक समूह कौन सा है? आदिवासी और वनवासी भी शामिल है। एक ये भी ध्यान रखना, एक तो कौन हो गए ये बेचारे जो गरीब वर्ग है वो धकेला जा रहा है हाशिए पर, एक कौन सा? जो आदिवासी और वनवासी, जो हाल भी क्या है वनों में रह रहे हैं, वो क्या है हाशिए के ऊपर जा रहे हैं। ये लोग अपने जीवन यापन के लिए जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। जैसे पुराने ज़माने में जो मनुष्य नहीं होता था उसी प्रकार के ये क्या है अभी भी आदिवासी है। बढ़ती आबादी और ज़मीन और संसाधनों की कमी के दबाव के कारण उनमें से अनेक की जीवन पद्धति और आजीविका संकट में है। देखो आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो जंगल काटे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ज़मीन कम हो रही है। भाई पहले किसी दादा के 100 बीघा थी तो 100 बीघा उसके 10 बच्चे हो गए, 10 बीघा रह गई। फिर आने वाले समय में 3-3 बच्चे हुए तो 3-3 बीघा रह गई। फिर उनके 2-2 बच्चे हो रहे हैं तो 1.5-1.5 बीघा रह गई। कहने का मतलब ज़मीन कम हो रही है, संसाधनों की कमी हो रही है। भाई बढ़ती हुई आबादी के लिए संसाधनों की आपूर्ति कर रहे हैं तो संसाधन तो क्या है ऑटोमेटिक ही कम हो रहे हैं, जिनकी वजह से क्या है इनकी जीवन पद्धति संकट में पड़ रही है। भाई जंगल खत्म हो रहे हैं तो इनकी जो जीवन शैली है उनमें भी क्या है फर्क पड़ रहा है। जंगल और तराई क्षेत्र में जो मौजूद खनिज संसाधन है उनके खनन के इच्छुक उद्यमी जो बिजनेसमैन है उनके हितों का दबाव भी क्या आदिवासी और वनवासी लोगों की जीवन पद्धति और आजीविका पर एक अन्य खतरा है। उनके हितों का दबाव गवर्नमेंट जैसे कहते हैं अभी मोदी जी के लिए भी कि ये भी अडानी और अंबानी का आदमी है, तो वैसे ही ठीक क्या होता है कि ये जो उद्यमी होते हैं बिजनेसमैन होते हैं वो सरकार को एक तरह से क्या है प्रेशराइज करते हैं कि उनका जो हित है वो साधा जाए। पर्यटन उद्योग भी यही कर रहा है। ये जैसे जंगल सफारी वगैरह करवाते हैं उनमें क्या है यही चीज़ है कि जो जंगली इलाकों में से निकालते हैं वहाँ जहाँ ज़्यादा हद से मान ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ आदिवासी समूह है वो क्या है प्रभावित होता है। अब जैसे मान लो कहीं ये जंगल सफारी हो गई मान लो तो वहाँ क्या है अब जंगल सफारी करते तो खूब सारे टूरिस्ट आएंगे तो फिर उनका जो जीवन शैली है वो क्या है चेंज होगी। पर्यटन उद्योग सरकार इस सवाल से जूझ रही कि देश के विकास को खतरे में डाले बगैर इन लोगों और इनके रहवास की सुरक्षा कैसे करें, और ये ऐसा मुद्दा है जो आदिवासी आबादी नहीं बल्कि सभी नागरिकों को प्रभावित करता है। भाई ये एक इनके लिए ही नहीं है कि भाई इनका विकास भी किया जाए और इनके कोई नुकसान भी नहीं हो, ये सिर्फ और आदिवासियों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए कि भाई इनके कोई नुकसान भी ना हो, इनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरोत्तर विकास किया जाए। तो देखो सभी नागरिकों को क्या है समान अधिकार है और अवसर देने पर विचार करना और सुनिश्चित करना किसी सरकार के लिए आसान मामला नहीं होता है। देखो एक इसमें जो फुटपाथ नीति है इसी में एक जो अभी पीछे हमने पढ़ा था ना जो फुटकर जो विक्रेता है जैसे फुटपाथी दुकानदार है इनके लिए हाल फिलहाल में एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी निकाली है। थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो इस स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो वेंडर्स वगैरह हैं इनको क्योंकि कोरोना महामारी थी इसमें कईयों के जो धंधे हैं वो चौपट हो गए थे तो उन उद्योग धंधों को वापस शुरू करने के लिए इनको 10,000 रुपये तक का बिना गारंटी वाला भाई कोई गारंटी की आपको ज़रूरत नहीं है और 10,000 रुपये तक का क्या है इनको लोन दिया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है। नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना और सुनिश्चित करना किसी सरकार के लिए आसान मामला नहीं होता। भाई सबको समान अधिकार, अब समान अधिकार जैसे अब उद्यमी को स्वतंत्रता दे रखी है भाई आप अपना विकास है अपना धंधा है वो बढ़ा सकते हो सब। अब इसकी स्वतंत्रता किस में दखल दे रही है आदिवासियों की स्वतंत्रता में दखल दे रही है। तो सभी के समान अधिकार भाई स्वतंत्रता हमने दे रखी है लेकिन उसी स्वतंत्रता से क्या एक व्यक्ति का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है। विभिन्न समूह के लोगों की ज़रूरत और समस्याएं अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी इस आदिवासी समूह से ले लो, अब उनकी ज़रूरत जो आदिवासी समूह है आदिवासी आबादी है उनकी ज़रूरत है कि वो जंगली है, जंगल से क्या है वो अपनी आजीविका भी चलाते हैं, जंगल में मान लो लकड़ी काट ली शिकार कर लिया जो भी है उससे वो अपनी आजीविका चला रहे हैं। एक तरफ दूसरा उद्योगपति क्या चाहता है कि जंगल खत्म हो ताकि मैं यहाँ क्या है अपना उद्योग धंधा स्थापित करूँ।
तो देखो विभिन्न समूह हैं, उनकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। आदिवासियों की ज़रूरत है जंगल रहना चाहिए, उद्योग धंधे वालों की ज़रूरत है कि जंगल है वो ख़त्म होना चाहिए। समस्याएं भी दोनों की अलग अलग है। जंगल रहेगा तो उद्योगपति की समस्या है और जंगल नहीं रहेगा तो आदिवासियों की समस्या है। तो कहने का मतलब एक ही, जैसे मान लो एक ही कोई गवर्नमेंट अधिकार निकालती है, जैसे ये स्वतंत्रता का ही है। जैसे इसमें स्वतंत्रता में क्या आता है, जैसे व्यापार करने की स्वतंत्रता है, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता वो एक के लिए फायदेमंद हो रही है, दूसरे के लिए क्या है, नुकसानदायक हो रही है। एक समूह के अधिकार है वो दूसरे समूह के अधिकारों के क्या हो रहे हैं, प्रतिकूल हो रहे हैं। भाई इसको रहने का अधिकार है, भाई आजीविका चलाने का अधिकार है आदिवासी को, लेकिन वो किससे प्रभावित हो रही है, उद्योगपति से प्रभावित हो रही है। नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि सभी लोगों पर समान नीतियां लागू कर दी जाए, क्योंकि विभिन्न समूहों के लोगों की ज़रूरतें भिन्न भिन्न हो सकती है। भाई सबकी ज़रूरतें क्या होती हैं, अलग अलग होती है। मेरी ज़रूरत अलग है, दूसरे की ज़रूरत अलग है। मैं ये कहूँगा कि भाई देश का ये हिस्सा है, या जैसे मान लो नौकरी लगाऊं, इसको ऐसे समझो, और एक बेरोजगार है, तो अब देखो दोनों समूह अलग अलग है, एक नौकरी वर्ग है, एक बेरोजगार वर्ग है। तो बेरोजगार वर्ग की जो नीतियां वो अलग रहेगी, नौकरी वर्ग है उसकी नीतियां क्या रहेगी, अलग रहेगी। मान लो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ले आती है कि भाई 33 साल या 60 वर्ष, भाई जिसने 33 साल नौकरी कर ली या जिसकी उम्र 60 साल हो गई, उनको क्या है, रिटायर किया जाएगा। तो उससे क्या है, बेरोजगार खुश होंगे, लेकिन नौकरी वाले ये सोचेंगे कि यार ये कहाँ समस्या आ गई। ठीक है, तो यानी एक ही वर्ग, एक ही नीति से क्या है, दो वर्ग बन जाते हैं। कहने का मतलब ये, अगर प्रयोजन सिर्फ ऐसी नीति बनाना नहीं है जो सभी लोगों पर एक तरह से लागू हो, बल्कि लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है, तो नीतियां तैयार करते वक्त लोगों की विभिन्न ज़रूरतों और दावों का ध्यान रखना होगा। तो जैसे अभी मैंने बात करी, जैसे 33-60 हो जाता है तो बेरोजगार खुश होंगे कि भाई चलो रिटायर जितने होंगे उतनी और नौकरियां निकलेंगी, और जो नौकरी लगे वो ये सोचेंगे कि यार कहाँ समस्या आ गई, कहाँ। तो वो है, इसमें क्या है, आपको सारे वर्ग हैं उनकी ज़रूरतों का और दावों का क्या है, ख्याल रखना होता है गवर्नमेंट को। और इस विमर्श से ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वैश्विक स्थिति जो है, अर्थव्यवस्था और समाज में जो बदलाव है, ये नागरिकता के अर्थ और अधिकारों की नई व्याख्या की मांग करते हैं। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आप कर रहे हो उनसे क्या है, सभी का भला होना चाहिए, चाहे वो बेरोजगार वर्ग हो, चाहे नौकरी वर्ग वाला हो, चाहे गरीब वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, चाहे अमीर वर्ग हो। यानी ऐसी नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। नागरिकता से संबंधित जो औपचारिक कानून प्रस्थान बिंदु पर होते हैं और कानूनों की व्याख्या निरंतर विकसित होती है। तो जो ये नागरिकता के जो कानून है, भाई नागरिकता का जो अधिनियम है वो भी क्या है, समय समय पर चेंज होते रहते हैं। हालांकि कुछ ऐसी समस्याएं उठ सकती है जिनका समाधान पाना आसान ना हो, फिर भी समान नागरिकता की अवधारणा का अर्थ यही है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना सरकारी नीतियों का मार्गदर्शक सिद्धांत हो। यानी मुख्य चीज़ क्या है, समान अधिकार और सुरक्षा, ये दोनों चीज़ें मुख्य मोटो होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का। और जो कानून है वो तो क्या है, चेंज होते रहते हैं, व्याख्या इनकी निरंतर चलती रहती है। जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें तो 1955 आया, उसके बाद चेंज होते होते 1986 में भी आया, 92 में आया, 3 में भी आया, 5 में भी आया, 15 में भी आया। तो कहने का मतलब ये तो क्या है, चेंज होते रहते हैं नागरिकता वाले सिस्टम तो। लेकिन मुख्य उद्देश्य गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, एक तो सबके समान अधिकार हों और सबको क्या है, समान सुरक्षा मिले। जैसे ये झोपड़पट्टी वाला एक ये ओल्गा टेलिम बनाम मुंबई नगर निगम, ये बीच में ये आया था कि झोपड़पट्टियों को तोड़ा जाएगा, ये 1985 की बात है। तब याचिका में कार्यस्थल के निकट रहने की वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण फुटपाथ या झोपड़पट्टियों में रहने के अधिकार का दावा किया गया था कि भाई जहाँ हम काम कर रहे हैं उसके आसपास या तो गवर्नमेंट जगह उपलब्ध करवाए ताकि व्यक्ति रह सके। अगर वहाँ रहने की जगह ही उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या है, उसके आसपास झोपड़पट्टी में रहना एक तरह से क्या है, मजबूरी हो जाती है। और यहाँ रहने वालों को हटने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें आजीविका भी गंवानी पड़ेगी। भाई अगर वहाँ से हटा दिया तो जाएंगे कहाँ,
तो आजीविका का जाएगी, तो आजीविका जाएगी तो किस स्वतंत्रता का या किस अधिकार का उल्लंघन होगा, वो होगा धारा 21 का, और क्योंकि इसमें जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है और जिसमें आजीविका का अधिकार भी क्या है, शामिल है। यानी जो आर्टिकल 19 है उसमें भी दिया हुआ है कि व्यक्ति कहीं भी रहकर व्यापार कर सकता है, नौकरी कर सकता है। इसलिए अगर फुटपाथ वासियों को बेदखल करना हो तो उन्हें आश्रय के अधिकार के तहत पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी होगी। कि अगर आप हटाना भी चाहते हो, जैसे हाल फिलहाल दिल्ली में भी ये मामला चल रहा है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया झोपड़पट्टी हटाने का, तो खूब सारी आलोचनाएं हो रही हैं कि मोदी जी जहां कह रहे थे कि भाई मैं इनके लिए आवास बनाऊंगा और वहां हमें क्या बेदखल कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, अगर आप बेदखल कर रहे हो तो कम से कम पहले उनके लिए आवास की व्यवस्था तो करो। अब है नागरिक और राष्ट्र। तो राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है वो ये जो आधुनिक काल है इसमें विकसित हुई है। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के जो लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा है वो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उनके क्रांतिकारियों ने किया था। तो जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका तो मूल मोटो ये था, समानता और स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, बंधुत्व। तो समानता और स्वतंत्रता के ऊपर ही जो मूल अधिकार थे उनके ऊपर ये लड़ी गई थी। और राष्ट्र राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र को नहीं बल्कि एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती है। तो यहाँ बात करें भारत की, तो भारत अब सिर्फ भारत थोड़ी है, भारत अपनी संस्कृति, अपनी जो विशिष्ट पहचान है, जो अनेकता में एकता है, उसको लिए हुए अपना जो साझा इतिहास है, जो सनातन संस्कृति अपनी चल रही है, उसको भी क्या भारत परिभाषित करता है। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त है, आयोजन जैसे प्रतीकों से भी क्या है व्यक्त किया जा सकता है। और राज्य क्या होता है, राज्य में मूलभूत क्या है, 4 चीज़ें होती हैं जिसमें क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, सरकार है और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है उसमें संप्रभुता होती है। अधिकतर आधुनिक राज्य अपने विभिन्न धर्मों, भाषा और जो सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को क्या है सम्मिलित करते हैं। विभिन्न धर्मों के, जैसे भारत की बात करें, विभिन्न धर्मों के लोग इसमें समाहित है, विभिन्न भाषाई लोग हैं, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं, सबकी परंपराएं, रीति रिवाज सबको अलग हैं, लेकिन फिर भी क्या है सब भारतीय हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य का राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को ऐसी राजनीतिक पहचान देने की कल्पना होती है जिसमें राज्य के सभी सदस्य क्या हैं भागीदार हो सकें। जैसे बात करें भारत की, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतांत्रिक राष्ट्र है तो हम जैसे मान लो प्रधानमंत्री जी की बात करें तो हम भी ये कह सकते हैं कि भाई उनको चुनाव, उनको नियुक्त करने में क्या है हमारा भी अधिकार है। भाई हमने भी क्या अपना एक वोट डाला है और उसी एक वोट की बदौलत क्या है वो वहाँ पहुँचे। यानी हर सदस्य उसमें क्या होता है भागीदार होता है। लोकतांत्रिक देश आमतौर पर अपनी पहचान इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि यथासंभव समावेशी हो, यानी सबको मिलाकर चलने वाला हो, सबको अपने अंदर समाहित करने वाला हो, जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता हो। जैसे बात करें अभी, जैसे बात करें यानी हर व्यक्ति यहाँ ये सोच रहा है कि राष्ट्र में कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान है। कहीं कोई भी बढ़िया काम हो रहा है तो उसमें भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि भाई हाँ मैं टैक्स दे रहा हूँ, इसलिए क्या ये राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन व्यवहार में अधिकतर देश अपनी पहचान को इस तरह परिभाषित करने की ओर अग्रसर हैं जो कुछ नागरिकों के लिए राष्ट्र के साथ अपनी पहचान कायम करना अन्य राज्यों की तुलना में आसान बनाता है। यह राजसत्ता के लिए भी अन्य की तुलना में लोगों को नागरिकता देना आसान कर देता है। यह अप्रवासियों का देश होने पर गौरवान्वित होने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में भी वैसे ही सच है जैसे कि किसी अन्य देश के बारे में। तो कहने का मतलब होना तो ये चाहिए कि सबको यथासंभव हो, सबको समावेश कर ले अपने अंदर, यानी सबको अपना, जैसे मान लो कोई भी विदेशी है उसको भी नागरिक अपना मान ले। लेकिन आजकल एक नई चलन, नया ट्रेंड आया है, ये क्या करता है कि अपने जो है उनको तो तुरंत नागरिकता देता है, यानी अन्यों की तुलना में कुछ लोगों को नागरिकता देना आसान कर देता है। यानी कुछ ऐसे नियम बना देते हैं आजकल, जैसे अमेरिका के बारे में बात करें तो अभी ग्रीन वीज़ा वगैरह है, उनके बारे में बार बार नए नए नियम डाल रहे हैं जिससे क्या है जो विदेशी कामगार है उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत के बहुत से लोग अमेरिका में जाकर के नौकरी करते हैं,
तो ऐसी पॉलिसियां ला रहे हैं ये देश, अमेरिका जैसे देश, ताकि क्या है जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ कम से कम आ पाए, और वहाँ के जो संसाधन है ये कहने लग गए कि जो बाहर से आ रहे हैं वो हमारे संसाधनों के ऊपर क्या है कब्जा कर रहे हैं। तो कहने को तो लोकतांत्रिक देश ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आजकल क्या है ये चलन पैदा हो गया है कि जो भारत या जो किसी दूसरे देश से हैं उनको नागरिकता क्या है देने में कुछ ना कुछ ऐसे नए नियम लगा देंगे, अड़चने पैदा करेंगे कि नागरिकता लेना वहाँ का, एक तो नागरिकता लेनी दूभर हो जाएगी, नागरिकता लेनी उन देशों की क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। और फ्रांस ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। वह यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं बल्कि उत्तर अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों से आए नागरिकों को भी अपने में शामिल करता है। संस्कृति और भाषा इसकी राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन के सार्वजनिक पहलुओं में इन फ्रांसीसी भाषा संस्कृति से आत्मसात हो जाए। हाँ, वे अपने निजी जीवन में अपने व्यक्तिगत आस्थाओं और रिवाजों को बनाए रख सकते हैं। हम एक समुचित नीति लग सकती है, लेकिन ये परिभाषित करना हमेशा आसान नहीं होता कि क्या सार्वजनिक है और क्या निजी है। यानी कहने का मतलब इन्होंने ये कहा कि भाई आपको अपना पर्सनल कुछ मान लो, कोई भी आप धर्म को मानते हो, कुछ भी मानते हो, वो आप रख सकते हो, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। लेकिन जो फ्रांसीसी भाषा संस्कृति है वो उसका तो कम से कम आपको क्या नॉलेज होना चाहिए। उन संस्कृति परिपाटी हैं, जो रिवाज हैं, वहाँ के परंपराएं हैं, उनका तो कम से कम आपको क्या है नॉलेज हो, उनसे क्या आप कम से कम आत्मसात हो जाएं। बाकी आप अपने निजी जीवन में क्या है कोई भी चीज़ अपना सकते हो, लेकिन क्या सार्वजनिक है और क्या निजी है ये भी क्या एक विवाद का विषय रहा है। यहाँ देखो एक जिम्बाब्वे की देखो एक नागरिकता के बारे में एक बात है। तो जिम्बाब्वे में भूमि वितरण के बारे में जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं उनमें सिर्फ 4400 जो गोरे परिवार है उनके पास कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि है, 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि। जो कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत है, 32%। यानी पूरे देश की 32% ज़मीन है वो कितने परिवार के पास है, मात्र 4400 लोगों के पास। और जो काले लोग हैं 10 लाख हैं और उनके पास कितनी है, 1.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जो कुल का 38% भाग है। देखो 32% ये ले रखे हैं सिर्फ 4400 लोग, और ये जो 1.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि है वो कितने के हिस्से में आ रही है, 10 लाख लोगों में। और दूसरी चीज़ जो गोरों के पास है वो सिंचित और उपजाऊ भी है, और जो कालों के पास है, काले लोग हैं, उनके पास अनुपजाऊ और असिंचित जमीन है। और ये पूरा इतिहास खोजते हैं तो तब ये पता चलता है कि जो पूर्व में लगभग 100 साल पहले ये गोरे लोगों ने जो उपजाऊ ज़मीन है वो स्थानीय निवासियों से अपने कब्जे में ले ली थी। जब इंग्लैंड का राज चलता था, इंग्लैंड एक तरह से गुलाम बना रखा था जिम्बाब्वे को। गोरे लोग जिम्बाब्वे में पीढ़ियों से रह रहे हैं और स्वयं को जिम्बाब्वे वासी समझते हैं। जिम्बाब्वे में गोरों की आबादी कुल संख्या की कितनी है, देखो 0.06%। और जो राष्ट्रपति थे 1997 में रॉबर्ट मुगाबे ने 1500 बड़े फार्मों पर कब्जा करने की योजना की भी घोषणा की थी। तो यहाँ आप नागरिकता देख सकते हो कि नागरिकता के जो अधिकार है, जो समानता का अधिकार, उसका किस प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा है। अब देखो क्या निजी और क्या सार्वजनिक, यानी धार्मिक विश्वास नागरिकों के निजी जीवन का मामला माना जाता है। भाई कोई भी धर्म को आप मान सकते हो, ये निजी जीवन का मामला है। लेकिन कई बार जो धार्मिक प्रतीक और रिवाज हैं वो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे फ्रांस के सिख छात्रों का स्कूल में पगड़ी पहनने और मुस्लिम लड़कियों की स्कूली वर्दी के साथ सिर पर दुपट्टा डालने की मांग के बारे में आपने कई बार सुना होगा। इसे कुछ स्कूलों में इस आधार पर अमान्य कर दिया कि ये सरकारी शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों को लाने का मामला है। जिनमें धर्म इस तरह के रिवाजों की मांग नहीं करते हैं, निस्संदेह ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो हिंदू धर्म है, कोई ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम। साफ तौर पर राष्ट्रीय संस्कृति में शामिल होना कुछ समूह के लिए अन्य की अपेक्षा आसान होता है। अब फ्रांस की संस्कृति में अगर मान लो सिख शामिल होना चाहिए, तो सिख तो मान लो, अब भारत की बात करें तो भारत में सब जगह आज़ादी है। आप किसी भी धर्म संप्रदाय, जैसे हम पढ़ते थे तब हमें भी याद है कि कुछ दोस्त थे वो मुस्लिम थे, तो वो शुक्रवार को क्या नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे, बाकी टीचर उनको जैसे वो खड़े होते चले जाते थे। यानी भारत जैसे देशों में ऐसी चीज़ें कहीं भी आपको रोक टोक आड़े नहीं आएंगी। लेकिन जो फ्रांस जैसे देश है, अब जैसे भारत में सेना है तो सेना में अलग रेजिमेंटें बनी हुई है। सिख हैं तो सिख रेजिमेंट, वो उन पगड़ी रख सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं, दाढ़ी रखने का अधिकार, पगड़ी रखने का अधिकार। यानी
भारत में ये सारी सहूलियतें हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ ये सारी चीज़ें, धर्म जहाँ बीच में कभी कभार आ ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ चैप्टर बच गया है, ये चैप्टर इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।